जेनेटिक डिसऑर्डर में अब हम लोग जो सेकेंड टाइप का डिसऑर्डर जिसको बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट टाइप का डिसऑर्डर था मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिस पर पहले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इस प्रकार की विसंगति है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाता है, और क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आने की वजह से कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, जो नॉर्मल कैरेक्टर्स से अलग प्रकार से कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक को बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी, दूसरे को नाम देते हैं पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में जब सेल डिवीजन होना होता है, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम का डिवीजन होता है और क्रोमैटिड्स बनते हैं। इन क्रोमैटिड का सेपरेशन नहीं होता। ये क्रोमैटिड्स के सेपरेशन के न होने की वजह से क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है या बढ़ जाता है। अगर क्रोमोसोम का नंबर 1 या 2 घटता बढ़ता है, इसमें एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर, अगर नॉर्मल जो सेट है क्रोमोसोम का, ह्यूमन में अगर बात करें तो नॉर्मल सेट से अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो 2n+1 हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं ट्राइसोमी। माने एक जो क्रोमोसोम डबल के सेट में डबल में होना था, एक सेट क्रोमोसोम ट्रिपल के सेट में हो गया, 3 क्रोमोसोम एक ही तरह के हो गए, इसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। या 2n में से एक क्रोमोसोम कम हो जाए, उसको बोलते हैं मोनोसोमी। ये ट्राइसोमी और मोनोसोमी। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है भाई? पॉलीप्लॉइडी की घटना, इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर चेंज होता है पूरे एक सेट में चेंज होता है। जैसे क्रोमोसोम का नंबर 2n है, 2n का जो सेट है डिप्लॉयड है, n क्या है? हेप्लॉयड है। डिप्लॉयड और हेप्लॉयड जब सेल डिवीजन होती रहती है तो टीलोफेज अवस्था के बाद जब क्रोमोसोम्स का पूरा डिवीजन हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, केंद्रक का पूरी तरह से विभाजन हो जाता है, और एक ही कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं, 2 सेट तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती। साइटोकाइनेसिस न होने की वजह से जो क्रोमोसोम का नंबर है वो n है, तो फिर 2n हो सकता है, 3n हो सकता है, 4n हो सकता है, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो हेप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, हेक्साप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ज्यादातर ये कंडीशन किसमें होती है? प्लांट्स में। और इस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी को जनरेट करने के लिए इसका इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको करने के लिए एक केमिकल साइंटिस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है कॉल्चीसीन। कॉल्चीसीन के द्वारा पॉलीप्लॉइडी को जनरेट किया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। हम आते हैं एन्यूप्लॉइडी पे। ये प्लांट्स की सिचुएशन है। एन्यूप्लॉइडी पर आते हैं। एन्यूप्लॉइडी में क्रोमैटिड्स के सेपरेशन के न होने की वजह से क्रोमोसोम का नंबर या तो एक घट जाएगा या एक बढ़ जाएगा। क्रोमैटिड के नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये सिचुएशन उत्पन्न होती है। क्रोमोसोम के नंबर को बढ़ जाने की स्थिति को ट्राइसोमी कहेंगे, घट जाने की स्थिति को मोनोसोमी कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिंड्रोम के फॉर्म में, जैसे क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंज आता है तो कई कैरेक्टर्स एक साथ चेंज होते हैं। तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। कई जब कैरेक्टर्स एक साथ चेंज होते हैं, कई एक साथ विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, तो उसी को नाम देते हैं सिंड्रोम। तो क्रोमोसोम के नंबर में ह्यूमन की केस में चेंज आने की वजह से सिंड्रोम की स्थिति होती है। एक सिंड्रोम है, बहुत कॉमन सा नाम, कई बार सुना होगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की स्थिति होती है कि ये ऑटोसोम में 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। माने 2n
+1 कहाँ पे बढ़ेगा? 21वीं जोड़ी में। तो कुल क्रोमोसोम हो जाते हैं 47। 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र जो डबल होता है वो क्या हो जाएगा? ट्रिपल। इसका मतलब ये स्थिति कौन सी है? ट्राइसोमी वाली स्थिति है। और 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र एक बढ़ जाने की वजह से जब ये 47 क्रोमोसोम्स हो गए तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, इस ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे कैरेक्टर्स में चेंज आ जाते हैं। खोजकर्ता के नाम पर इसका नाम पड़ा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके मुख्य लक्षण है कि अंगुलियां छोटी और ठूंठदार, शरीर की वृद्धि और लंबाई, शारीरिक विकास का अच्छे से न होना, मानसिक विकास का अच्छे से न होना, मुंह का खुला रहना, जीभ जो होती है वो फोल्डेड होती है, मुड़ी हुई होती है। इस तरह से शारीरिक बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। डाउन सिंड्रोम के बाद एक दूसरे प्रकार के सिंड्रोम की चर्चा करते हैं जिसका नाम है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र आ जाता है। जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं उसमें 44 ऑटोसोम एक्स वाई, ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। यही बदल करके हो जाए अगर 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई, ये स्थिति अगर आ गई, ये हो गई क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की स्थिति। और डबल एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से और एक एक्स वाई क्रोमोसोम होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों में फीमेल्स के कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं और साथ ही साथ मेल्स के कैरेक्टर्स भी होते हैं। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, यानी वो अगली जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और एक और है स्थिति, इसको बोलते हैं, ये भी ट्राइसोमी की स्थिति होगी। एक क्रोमोसोम बढ़ा है, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या है? इसमें 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, ये नॉर्मल सिचुएशन है। इससे हट करके 44 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम हो गए कितने? 45। यहाँ पे कितने हो गए थे? 47। एक क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ा था, यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो ये हो गई मोनोसोमी की स्थिति। मोनोसोमी की स्थिति हो गई। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि एक ही एक्स गुणसूत्र होने की वजह से इसमें फीमेल्स के सारे कैरेक्टर्स नहीं डेवलप हो पाते। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जेनेटिक ऑर्गन्स या अन्य विकास नहीं हो पाता। ये भी स्टेराइल होते हैं, ये भी फर्टाइल नहीं होते। तो इस तरह से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पर चर्चा हुई। 3 प्रकार के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम की संख्या एक बढ़ जाने की वजह से उत्पन्न होने वाली स्थिति है। और क्लेनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने की वजह से उत्पन्न होने वाली स्थिति है। इस प्रकार से ये चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस पर काफी विस्तृत चर्चा हो गई। ये चैप्टर अब समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस पर चर्चा होगी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, बायोकेमिकल लेवल पर क्या प्रोसेस होती है इनहेरिटेंस की, कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से अगली जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। थैंक यू।